हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखी है DSSB TGT नेचुरल साइंस की PYQ सीरीज़, जिसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है कार्बन कंपाउंड, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी देखो, हमने इसमें 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम इसके कुछ 15 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, जिसमें 31 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। देखो, अब यहाँ पूछा है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं बट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। विच रिड्यूस इटसेल्फ बट ऑक्सीडाइज अदर्स, है ना। which reduce itself but oxidize others। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होकर जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। अब यहाँ हमसे जो बात की हुई है वो यहाँ हमें 2 दे रखे हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है एल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ हमें जो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है वो है एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 होता है पोटाशियम परमैंगनेट। और सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ दी है वो है एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये दिया हुआ है, जो होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये होता है पोटाशियम परमैंगनेट और ये होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। और हमसे पूछा इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो देखो, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और दोनों ही कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग, यानी ये दूसरे का इजीली ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इसके लिए आपको एक रिएक्शन भी याद रखनी होगी, जो रिएक्शन है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने की। यानी अगर मैं अल्कोहल लूँ, जैसे ये हो गया, और ये कौन सा अल्कोहल है? ये है इथेनॉल, जिसका जो कॉमन नेम है वो होता है इथाइल अल्कोहल। तो ये दोनों ही, अगर मैं अब इनमें से कोई सा भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ, या तो मैं एल्कलाइन KMnO4 कंसीडर कर लूँ, या फिर मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों में से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँगी तो ये क्या करेगा? ये इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। यानी इस तरीके से चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन मैंने लिए, तो आपको 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया और दूसरा ऐसे CH3 आ गया। और ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया इथेनोइक एसिड। इसका मतलब ये जो 2 एजेंट हमें दिए हुए हैं, इन्होंने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसे किस में चेंज कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप था, OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जिसको इन्होंने किस में चेंज कर दिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे मैं बाकी जो 2 पार्ट करवाए थे, मैंने वहां पर भी बताया था। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ और आपको ये वाली चीज याद रख के चलनी है। देखिए, क्या याद रखना है आपको ये जो ऑक्सीडेशन वाली सीरीज है ये आपको याद रखनी है। मतलब अगर देखो, आपको ऐसे चलना है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये याद रखना है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? तब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये आपको याद रखना है। यानी अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो ऑक्सीडेशन कराना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे, वापस आने के लिए रिडक्शन करा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। और अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देगा, है ना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, जैसे अल्कलाइन KMnO4 लेंगे तो वो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। रिडक्शन के लिए अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देगा। ये सीरीज आपको याद रखनी है, राइट। चलो, तो उस हिसाब से अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C, both 1 and 2 act as oxidizing agent, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, which gas is produced when alcohols react with sodium? Options are H2, O2, CO2 और NH3।
तो यहाँ हमसे पूछा है कि अगर हम अल्कोहल्स की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। देखो अल्कोहल हमें बोला है, तो अल्कोहल हम जनरली इथेनॉल ही ले लेते हैं। तो इथेनॉल हमारे पास एक वेल नॉन अल्कोहल होता है, यानी इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। तो अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराऊं, सोडियम से, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी। तो देखो अगर हम यहाँ सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, CH3CH2O, और ये जो Na है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा Na, और यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, राइट। अब ये जो बना इसे हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। देखो इतना पार्ट तो इथेनॉल से ही आया है और इसके साथ है सोडियम, तो ये है सोडियम और फिर क्या है ये इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। और हमें दिख रहा है यहाँ से जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी गैस है, ये दिख रहा है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की किससे, सोडियम से, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, H2। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर जो Na है वो क्या है, मेटल। इसका मतलब अगर मेटल किसी कंपाउंड, मेटल यहाँ इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसको मैं कोई कंपाउंड ले लेती हूँ X, तो मेटल ने इस X के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज की है, H2। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब मेटल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस देता है तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है। तो इस रिएक्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा अल्कोहल है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो हमारा अल्कोहल है ये कैसे नेचर का है भाई, ये एसिडिक नेचर का है। दिख भी रहा है आपको, यहाँ से H गया ना, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में गया होगा, ये नेगेटिव है, यहाँ ये Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब H पॉजिटिव यानी इसने H पॉजिटिव आयन दिया है, इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो आपको याद रखना है अल्कोहल्स जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन उनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। ऑप्शंस आर डिटॉल, फ्यूरासिन, सॉफ्रामाइसिन एंड डी आइडोफॉर्म। तो देखो आपको याद रखना है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल जो होते हैं वो होता है डिटॉल। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है वो क्या बनता है, डिटॉल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, डिटॉल। और डिटॉल एक एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज किया जाता है, राइट। ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे किसके हैं, एंटीसेप्टिक के। इसमें एक आपको डिटॉल और एक आइडोफॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना है। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3 होता है। और पहले डिटॉल की बात कर लेते हैं। डिटॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपको पता है वो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किया जा सकता है और एज ए एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम इसे एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज करते हैं। और डिटॉल जो है वो मिक्सचर होता है क्लोरोजाइनिलॉल और टर्पिनॉल को। ऐसे ही जो आइडोफॉर्म है वो CHI3 होता है। बाकी जो हमने दो इसके पार्ट कवर किए हैं उसमें हमने आइडोफॉर्म टेस्ट देखा था, ये येलो कलर का होता है, यानी इसकी येलो PPT होती है, ये येलो कलर का होता है। अब अगर हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना लें, यानी अगर हम इसका आइडोफॉर्म या फिर एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन और होता है आयोडीन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो ये दोनों ही किसकी फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ये एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज आपको याद रख के चलनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सेक्रीन इन कंपैरिजन टू केन शुगर। यह हमसे पूछा है कि सेक्रीन की जो स्वीटनेस वैल्यू होती है वो केन शुगर से के कंपैरिजन में कितनी होती है। ऑप्शंस आर 100, 550, 600 एंड 2000। तो देखो जो केन शुगर है उससे जो सेक्रीन है उसकी जो स्वीटनेस वैल्यू है वो 550 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसका राइट ऑप्शन आएगा 550 टाइम्स। देखो केन शुगर जो होती है वो एक नेचुरल शुगर होती है, पर ये जो होती है सेक्रीन ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। सेक्रीन क्या है, सेक्रीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है, जो खाने में मिक्स किया जाता है ना। तो अगर स्वीटनिंग इफेक्ट खाने में बनाना है तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में और जो आइसक्रीम्स होते हैं उसके अंदर है, तो उसमें कुछ अलग से स्वीटनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, जिसमें से एक सैकरीन होता है। सैकरीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, केन शुगर नेचुरल होता है, यानी ये शुक्रोज हो गया, और सैकरीन हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। ये केन शुगर से 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है सैकरीन के बारे में, जो सैकरीन होता है वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट को शुगर दिया जाता है वो कौन सा शुगर होता है, सैकरीन। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है।
क्योंकि ये जो हमारा होता है सैकरीन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, इसीलिए इसको डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, राइट। इसके अलावा एक और स्वीटनिंग एजेंट होता है जो होता है एस्पर्टीम, जिसको कोल्ड ड्रिंक्स में और आइसक्रीम्स में मिक्स किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे दो चीज़ें एक्स्ट्रा, एक तो ये दोनों ही एस्पर्टीम और सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। जो सैकरीन है उसकी जो स्वीटनेस वैल्यू है वो केन शुगर से 550 टाइम्स ज़्यादा होती है, और जो सैकरीन है वो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, और डायबिटिक पेशेंट को देने का रीज़न ये यही होता है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और जो हमारा एस्पर्टीम है वो कोल्ड ड्रिंक्स और जो जितने भी स्वीट ड्रिंक्स हैं या फूड्स हैं, स्वीट फूड्स जो होते हैं जैसे आइसक्रीम्स हैं, उनके अंदर ये मिक्स किया जाता है, राइट। और यहाँ सैकरीन का आप एक अलग से याद रखना, इसको हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2OH, CHOH और CH2OH। अब गिवन इज अ फार्मूला ऑफ, और हमसे पूछा है किसका फार्मूला है, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइल एस्टर, लॉरियल अल्कोहल एंड डोडेकाइल बेंजीन। तो देखो ये है CH2OH, यहाँ पर है CHOH और CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH। भाई ये जो फार्मूला है ये होता है ग्लिसरॉल का, तो ये किसका फार्मूला है, ये है ग्लिसरॉल, या इसी को हम कहते हैं ग्लिसरीन। तो ये हमारा ग्लिसरॉल या किसका फार्मूला होता है भाई, ये होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ग्लिसरॉल। अब ये जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है ये हो गया इसका कॉमन नेम, तो ये कौन से नाम की बात हुई है, इसके कॉमन नेम की बात हुई है। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूँ तो देखो IUPAC नेम कैसे करेंगे। IUPAC नेम के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले क्या लेते हैं, वर्ड रूट, उसके बाद वर्ड रूट से पहले हम इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रीफिक्स। तो एक प्रीफिक्स उसके साथ वर्ड रूट, और साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं सफिक्स, राइट। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स इसमें ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा IUPAC नेमिंग। अब अगर यहाँ देखें तो देखो वर्ड रूट 1 2 3, तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम हो गए, 3 कार्बन एटम हो गए। तो 3 कार्बन एटम के लिए जो वर्ड रूट यूज किया जाता है वो होता है प्रॉप। अब यहाँ एज सच कोई प्रीफिक्स नहीं है तो यहाँ प्रीफिक्स नहीं देंगे। अब यहाँ देखो तो जो सुफिक्स है उसके लिए एक तो सारी चीज जो हमारी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो प्रोपेन, और जो हमारा सुफिक्स है वो क्या है, OH, OH यानी अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो हम सुफिक्स लगाते हैं वो होता है ओल, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर और थर्ड, तीनों पोजीशन पर क्योंकि ओल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ट्राईओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसका नाम हो जाएगा, राइट। ये है ग्लिसरॉल। अच्छा, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है वो और आपको याद रखना है, उसमें 2 ही कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन से OH ग्रुप कनेक्ट होता है, यानी इस तरीके से CH2OH, और यहाँ पर भी होता है हमारा CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसका नाम होता है, कॉमन नेम पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर इसके मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर IUPAC नेम की बात करूंगी तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 2 1 2, तो 1 2 अगर है तो ये क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। और 1 पे भी और 2 पे भी क्या लगा हुआ है, ओल, तो ये जगह इथेन 1 2 डाइओल, राइट। तो ये जगह इथेन 1 2 डाइओल। ये हो गया हमारा IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आप याद रखना। 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल होता है, और अगर 2 कार्बन वाला है तो वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, CH3COOH हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 391 Kelvin. Option B, CHCl3 has a melting point of 290 Kelvin. Option C, CH3CH2OH has the boiling point of 391 Kelvin. And option D, CH4 has a melting point of 290 Kelvin. तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है CH3COOH। अब ये जो CH3COOH है इसकी अगर IUPAC नेम की बात करूँ तो ये होता है इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, कार्बन के साथ लगा हुआ है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन के लिए इथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं तो ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड, और ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391 केल्विन, यानी यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 391 केल्विन। बाकी की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CHCl3। CHCl3 का अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला होता है मीथेन, है ना। और इसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ जो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कहा गया है वो 290 केल्विन दिया गया है, पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 209.5 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 209.5 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CH2OH। CH3CH2OH होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हो गया इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम की अगर बात करूँ तो कॉमन नेम होता है इसका इथाइल अल्कोहल, और अगर IUPAC नेम की बात करूँगी तो IUPAC नेम होता है इसका इथेनॉल। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, आपको ये याद रख के चलना है कि जो इथेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 351 केल्विन, और एक CH3OH जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 391 केल्विन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है CH4। तो जो CH4 होता है उसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस। मार्स गैस इसका कॉमन नेम होता है, और जो इसका IUPAC नेम है वो सबको पता है क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन इसका IUPAC नेम होता है, और मार्स गैस इसका कॉमन नेम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 91 केल्विन होता है, और यहाँ 290 दिया है। तो ये तीन ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, CH3COOH हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 391, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। In order to attain a octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes dash electrons, give rise to dash of electrons। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिए हुए 4 4 5 4 3 3 4 3। इसमें ये बोला है कि जो अगर हम एक मॉलिक्यूल बनाएंगे नाइट्रोजन एटम का, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 होता है। तो इसमें ये जो दो N है, यानी एक N ये और एक ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स का राइज करने के लिए। तो देखो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, सेकेंड में 5। तो मैंने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ऐसे ही मैं इसकी भी 5 इलेक्ट्रॉन लगा देती हूँ। अब दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इसका ये ऑक्टेट मुझे कंप्लीट दिख रहा है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसका भी इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉन पेयर बच रहा है, और दोनों के बीच कितने बॉन्ड बन चुके हैं, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, और ये हो गई। इसका मतलब दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का राइज करते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स का राइज करते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ 14C। देखो 14C कार्बन, यानी वो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना है 14। कार्बन का एक मास नंबर 12 भी होता है, यानी ये कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, जैसे C12। अब इन दोनों का जो मास नंबर है वो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा, पर दोनों का जो मास नंबर है इसका 12 दे रखा है, इसका मास नंबर 14 दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट। और ये जो 14C होता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो ये किस तरीके का आइसोटोप है भाई, ये है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, इसको डेटिंग में यूज किया जाता है, यानी इसे हम एज कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है ये फोसिल फ्यूल्स की एज कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये फोसिल फ्यूल्स की, यानी जितने भी फोसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो डेड हो जाते हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनकी डेट कैलकुलेट करने के लिए, यानी वो कितने पुराने हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 14C यूज करते हैं, राइट। और उसमें हम यही देखते हैं कि कितना 14C का कार्बन कंटेंट और बच रहा है और कितना यूज हो गया है, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी कितना टाइम लगेगा इस 14C के जितनी इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, मान लो अगर ये इनिशियली प्रेजेंट था उसके पास 100, तो इसको 50 होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। जब ये 50 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। मान लो अगर इनिशियली 70 था तो कितना टाइम में ये 35 हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी हाफ लाइफ। कार्बन 14C की आपको हाफ लाइफ याद रखनी है, जो होती है 5730 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन C इज करेक्ट है यहाँ पर, 5730 ईयर्स, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड। यहाँ हमसे डायमंड की डेंसिटी पूछी है। ऑप्शन आर 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 4.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड ऑप्शन डी 3.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो
डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ एक और होता है ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट की भी डेंसिटी याद रखेंगे और ग्रेफाइट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होती है। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों ही क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट। यानी कार्बन अर्थ पर कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं एलोट्रॉप्स। उसमें एक डायमंड है और एक क्या है, ग्रेफाइट। ये दोनों ही क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक कौन से होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, राइट। अब जो क्रिस्टलाइन होती है उसमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, पर जो अक्रिस्टलाइन होते हैं उनकी कोई परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होती है। उसके अंदर जैसे कोल, कार्बन ब्लैक ये सब आता है। और जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में आते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो डायमंड है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। जबकि जो ग्रेफाइट है उसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे पर स्लिप ओवर कर सकती हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है और दोनों की ही डेंसिटी याद रखनी है। डेंसिटी डायमंड की होती है 3.51 और ग्रेफाइट की होती है 2.226। एक और चीज़, जो डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम तोड़ सकते हैं। और जो डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट जो ग्रेफाइट होता है दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यही एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल हो गया, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो बस ये अकेला ही नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल्स में। आपको ये चीज़ याद रखे चलनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। हमसे पूछा है इनमें से कौन सी एल्केन की प्रॉपर्टी नहीं है ना, या नॉट पर ध्यान देना है। ऑप्शन आर दे आर कलरलेस, ऑप्शन बी दे आर ऑडरलेस, ऑप्शन सी दे हैव हाई रिएक्टिविटी एंड ऑप्शन डी दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2। तो देखो सबसे पहला हमें कहा है कलरलेस, ये करेक्ट है। जो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ऑडरलेस यानी उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2, ये भी करेक्ट है। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 ही होता है और जो N है वो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है ना। ये चीज़ आपको याद रख के चलिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो बच गया वो सिर्फ सी ऑप्शन बच गया, ये रॉन्ग है। ये हाई रिएक्टिविटी इनकी नहीं होती है, इनकी बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा। इसलिए जो एल्कीन्स होते हैं उनको पैराफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स को क्या कहते हैं, एल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड है पैरा जो पैरम वर्ड से आया है, और एक है फिन्स यानी अफीन्स वर्ड से आया है ये। अब ये जो पैरम है इसका मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी, राइट। रिएक्टिविटी इसका मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वेरी लिटिल रिएक्टिविटी, बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पैराफिन्स। और पैराफिन्स ही क्या होते हैं, एल्केन्स। तो आपको याद रखना है एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है बहुत ही कम होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। तो इनकी बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी नहीं होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। तो दे हैव लो रिएक्टिविटी। ये यहाँ पर कौन सा, और हमसे पूछा तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन C6H12O6 से चेंज होकर बन रहा है 2CH3 CH2OH और 2CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी लो प्रेशर, ऑप्शन सी यीस्ट एंड ऑप्शन डी सब जीरो टेम्परेचर। देखो यहाँ पे रिएक्शन दी है C6H12O6 और इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है CH3 CH2OH और साथ में यहाँ पर बन रहा है CO2, राइट, ठीक है। अब देखो ये जो C6H12O6 है ये है ग्लूकोज यहाँ पर, तो ये क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से फर्मेंट कर कर यहाँ के पर क्या बनाया गया है, इथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुई है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो कौन से प्रोसेस से हुआ है, ये हुआ है फर्मेंटेशन प्रोसेस से।
और यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, और जिस एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है उसका नाम होता है जाइमेज। ये आपको याद रखना है, कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज। अब जाइमेज तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो जाइमेज की जगह जो ऑप्शन हम लेंगे वो क्या लेंगे, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट फर्मेंटेशन कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ईस्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईस्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज, देखो ये अभी थोड़ी देर पहले आया था, तब मैंने आपको बताया था इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों का याद रखना है। इथेनोइक एसिड का 391 केल्विन होता है, और जो इथेनॉल है यानी CH3CH2H उसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, 351 केल्विन। नेक्स्ट, in which of the following each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure? Option A graphite, option B diamond, और option C carbon dioxide, option D such a kind does not exist। देखो ये भी अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, मैंने आपको बताया था दो हुए हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन अर्थ में जिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं हम एलोट्रॉप्स। तो वैसे तो फुलरीन भी है एक, पर यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं। देखो जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन, ये कार्बन है, अपने अलावा 4 और कार्बन से इस तरीके से अटैच होता है, इस तरीके से, और ये ऐसे ही अटैच होता हुआ चला जाता है। अब अगर इसको मैं फर्स्ट कार्बन कंसीडर करूँ तो एक कार्बन से तो ये ऑलरेडी कनेक्ट है, 3 से और कनेक्ट होते हुए चला जाएगा, और इस तरीके से ये एक रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेगा। यानी ये कार्बन की बात करूँ तो ये एक से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एक से और जुड़ जाएगा, फिर 2 3, और इस तरीके से ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ये एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेगा, 3D स्ट्रक्चर। तो एक 3-डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बना लेगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, चारों बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बन जाता है, और ये 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अगर ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट में कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं, ऐसे इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बनती हुई चली जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग्स बनती हुई चल जाती हैं। तो ऐसे बहुत इस तरीके से कनेक्ट होगा, इस तरीके से बहुत सारी जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो इस तरीके से बनती हुई चल जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हुई चल जाती हैं। अच्छा, फिर एक रिंग आगे इस तरीके से और ये कनेक्ट होती है, इसके नीचे और रिंग्स होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिंग्स है ये कनेक्ट होती हुई चल जाती है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड, एक बार बताती हूँ आपको फिर से। देखो जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है उसमें हेक्सागन बनता है। हेक्सागन किस तरीके से बनता है वो देखो एक बार, इस तरीके से बनता है हेक्सागन, और हर एक कॉर्नर पर ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक कार्बन इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हुए चल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हेक्सागन बनता हुआ चल जाता है। अच्छा, फिर ऐसे ही नीचे भी एक लेयर आ जाती है इस तरीके से, है ना, ऐसे लेयर आ जाती है, और ये जो है फिर ये नीचे भी एक लेयर से कनेक्ट होती है ऐसे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लेयर कनेक्ट होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होगी। तो अगर मैं ये कार्बन कनेक्ट करूँ तो देखो 1 2 और यहाँ इसका 3rd बॉन्ड बना है इसके साथ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, और ये जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच गैप होता है ये बहुत ही ज़्यादा हायर गैप होता है। हाई गैप के कारण इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है और स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सॉफ्ट और स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है, राइट। और क्योंकि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो कर सकता है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये पुअर कंडक्टर होता है, बट यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ हमसे पूछा था 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस में होती है, वो होती है डायमंड में। अगर हेक्सागोनल रिंग्स की बात होगी, याद रखना हेक्सागोनल लेयर्स जो एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं, तो हेक्सागोनल लेयर्स की अगर बात होती है जो एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं तो वो कौन सी होती है, ग्रेफाइट। तो यहाँ मैंने आपको डायमंड बता दिया है। और एक और चीज़, जो डायमंड है उसकी डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जो ग्रेफाइट है उसकी डेंसिटी 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये भी आपको याद रखे चलना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फिनाइल मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एन प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी
साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। तो देखो जो फिनाइल मिथेनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये अगर मैं काउंट करूँ तो ये है कार्बन नंबर 1 और इसी पे OH ग्रुप कनेक्ट है और इसी से फिनाइल कनेक्ट है, यानी 1 पे ही लगा हुआ है फिनाइल और 1 पे ही लगा हुआ है ओल, तो इसका नाम हो जाएगा, और 1 कार्बन वाला होता है मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल। और अगर इसके मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम होगा इसका, ये है बेंजाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, ये होगा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन होती है यानी बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर अगर CH2 प्रेजेंट है, इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। ये कौन सी पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है बेंजाइल। अगर मैं इसके साथ क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ पर OH लगा लिया तो ये क्या बन गया भाई, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए बेंजाइल अल्कोहल। बाकी देखो और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में पहले आइसो की स्ट्रक्चर बना लो, आइसो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये बना लो, इसे बोलते हैं आइसो, राइट। ब्यूटाइल बोला है तो 1 2 3 कार्बन हो गए। ब्यूट के लिए कितने कार्बन होते हैं, 4, तो एक कार्बन और लगा लो। अल्कोहल है तो OH लगा लो। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, कितने बच गए, 2, तो इसके साथ 2। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। अब इसके IUPAC नेमिंग की बात करूँ तो यहाँ 1 जाएगा, क्योंकि OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 पे क्या कनेक्ट है यहाँ पर, मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो नेक्स्ट आता है N प्रोपाइल अल्कोहल। N का मतलब आपको स्ट्रेट चेन में ही कार्बन लेने हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3, यहाँ भी आ जाएगा 3। अल्कोहल है तो एक OH लगाना है, तो यहाँ पर 2 H आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कर लो या इसको प्रोपेनॉल कर लो, ये हो गया प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हमें बोला है साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बस इसके अंदर रिंग नहीं बनानी, रिंग बनाएंगे तो बेंजीन बन जाएगा। इसके साथ OH कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल और ये क्या हो गया, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, या इसको IUPAC से हम बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। बेंजाइल अल्कोहल पूछा था, वो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स यूजिंग अ डैश एज न्यूक्लियोफाइल्स। ऑप्शन फर्स्ट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन सी है वाटर। तो देखो यहाँ पर ये 3 दे रखे हैं, इन 3 में से बताना है किसको यूज करके हम हेलो एल्केन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन समझते हैं। देखो रिएक्शन में हमें बोला है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को चेंज करना है किस में, अल्कोहल्स में। अब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन समझो। देखो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, जैसे मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्केन लूँ तो CH4 है ना, ये मीथेन है, कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ कनेक्ट करने हैं, वो एल्केन होता है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह हेलोजन लगा दूं, हेलोजन को मैं X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसे हैलोजन से रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो 3 होगा और एक हैलोजन लगा रही हूँ, हैलोजन भी हम Cl ले लेते हैं तो ये CH3Cl बन जाएगा। तो ये था एल्कीन और एल्कीन में हैलोजन लगा दिया तो क्या बन गया, हेलो एल्कीन, राइट। तो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हेलो एल्कीन, राइट। ऐसे ही मान लो अगर मैं CH3CH3 ले लूँ यानी इथेन ले लूँ और इथेन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगा दूं तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, ये भी क्या हो गई, एक हेलो एल्केन हो गई, राइट। तो ये क्या बन जाएगी हमारी ऐसे हेलो एल्केन। तो इस तरीके से हमने क्या बना ली यहाँ पर, ये हमने बना ली हेलो एल्केन। ये हो गई हमारी क्या, क्लोरोमीथेन और ये हो गई हमारी क्लोरोइथेन, राइट। अब मालूम है यही वाली हेलो एल्केन ले लेती हूँ CH3CH2Cl, इससे अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल के लिए जो ग्रुप लगता है वो पता है, OH ग्रुप लगता है, तो ये हो गया CH3CH2OH, राइट, ये हो गया। तो मैंने ये इस तरीके से इस हेलो एल्केन से जो हमारी क्या थी, क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन से मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, इथेनॉल बना लिया, क्लोरोइथेन से इथेनॉल बना लिया, राइट। अब हमें बताना है ये कैसे बनेगा। तो अगर मैं दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखूँ तो क्या हुआ है, ये जो Cl है ये किससे रिप्लेस हुआ है, OH से, यानी Cl नेगेटिव चला गया यहाँ से और उसकी जगह क्या आ गया, OH नेगेटिव आ गया, राइट।
अब OH नेगेटिव आ गया, और मैंने कल भी बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा क्या है, OH नेगेटिव। तो बस हमें Cl को हटाकर OH नेगेटिव लाना है। अब आप ये देखो, यहाँ पहले हमें दिया हुआ है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस ना वाटर में, इसका मतलब वाटर में तो ये टूट सकता है ना, कैसे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका मतलब यहाँ से मुझे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आराम से मिल सकता है, रिएक्शन हो सकती है, NaCl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH। यानी अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे कराऊँ CH3 CH2Cl और रिएक्शन कराई है मैंने NaOH से, तो यहाँ क्या होगा, NaCl इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2OH, राइट। चलो समझ आ गया होगा। इसका मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके हम हैलो एल्केन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर दिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी वाटर में KOH, एक्वस ये भी टूट सकता है, कैसे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। सिमिलर रिएक्शन होगी जैसे हुई है NaOH के साथ, तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, यहाँ CH3 CH2OH आ जाएगा, यानी इससे भी हम हैलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। लास्ट में दिया हुआ है वाटर यानी H2O, तो H2O कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ से भी OH नेगेटिव आ गया तो HCl निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH, यानी वाटर से भी हम हैलो एल्केन को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों ही मेथड से हम हैलो एल्केन को किस में चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। बस इतना पता करना है कि इन तीनों में से कौन OH नेगेटिव देगा, क्योंकि हमें यहाँ OH नेगेटिव चाहिए। अब ये तीनों ही OH नेगेटिव दे रहे हैं, राइट। तो इन तीनों से ही हम हैलो एल्केन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 2 3, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमने 45 क्वेश्चन अब तक 3 पार्ट में हमने कार्बन कंपाउंड्स के 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो सारे DSSB PYQ थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो DSSB के एग्ज़ाम डेट्स आना शुरू हो गए हैं, तो एग्ज़ाम डेट आ सकती है, प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, राइट। फिर भी कोई और नोटिस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। पर हाँ, अभी एग्ज़ाम डेट आने लगे हैं, पर अभी TGT का नहीं आया है, वो देखते हैं कब तक आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।